गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार SK राम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज इकाई 6 इतिहास का लेसन है क्लास 10 का, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसी चैप्टर का वह ऑब्जेक्टिव जो है देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शोषणकारी प्रवृत्ति। 2 नंबर आंसर कह रहा क्वेश्चन, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शन है संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य। तो इसमें सही आंसर आपका होगा संपत्ति। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था अथवा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। 5 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन है ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो इसका सही आंसर होगा शहरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो इसका सही आंसर होगा महानगर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 40 लाख। तीसरा ऑप्शन है 40 लाख। चौथा ऑप्शन है
50 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 40 लाख। 1810 से 1880 तक लंदन की जो आबादी थी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन है 1850, 1855, 1860, 1870। तो इसका सही आंसर होगा 1870। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग। ये सवाल रिपीट किया हुआ है बोर्ड में। 10 नंबर प्रश्न है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जिन वर्गों का शोषण हुआ वे वर्ग थे श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा बहुत किया गया है। ये रहा आपका 10 ऑब्जेक्टिव सवाल। आइए अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला सवाल कह रहा है शहरों के विस्तार में भव्य डैश डैश का निर्माण हुआ। क्या चीज़ का निर्माण हुआ। परकोटों का निर्माण हुआ। परकोटों का निर्माण हुआ। 2 नंबर कह रहा है लंदन भारी संख्या में डैश डैश को आकर्षित करने में सफल हुई। लंदन भारी संख्या में डैश डैश को आकर्षित करने में सफल हुई। तो इसका सही आंसर होगा प्रवासियों। लंदन जो है बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हो गई। 3 नंबर है शहरों में रहने वाले डैश डैश सीमित थे। शहरों में रहने वाले डैश डैश से सीमित थे। क्या चीज़ से सीमित है। तो इसका सही आंसर होगा बाध्यताओं बाध्यताओं से क्या थे सीमित थे। जो लोग शहर में रह रहे थे वो बाध्यताओं से क्या थे सीमित थे। 4 नंबर है डैश डैश में डैश डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। डैश डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक। औद्योगिक देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। ये आपका खाली स्थान रहा दोस्तों। आइए सही मिलान देखते हैं। मिलान में कह रहा है
समूह ए का मिलान बी से करना है। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, इसका मिलाएंगे हम औद्योगिक नगर से, यानी 1 नंबर का होगा 5। 2 नंबर में चिकित्सक, चिकित्सक का होगा आपका ग। बेरौन हाउसमान, चिकित्सक का होगा बेरौन हाउसमान। 3 नंबर में करा है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तो इसको मिलाएंगे नगर से। 3 नंबर का होगा 1। 4 में करा बम्बई, बम्बई, बम्बई को कौन से मिलाएंगे, तो बम्बई को मिलाएंगे वाणिज्यिक राजधानी। ऐसे भी उद्योगों की राजधानी हमारी भारत की मुंबई ही है। 5 नंबर पेरिस, जो बच गया आपका शेष वो पेरिस हो जाएगा। तो आपका मध्यम वर्ग पेरिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका किताब के जो अंत में जो ऑब्जेक्टिव दिया है, खाली स्थान दिया है, मिलान चिन्ह दिया है, वो कुल आपका ये है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो आई हो तो पसंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्रमानुसार सभी विषयों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी चैनल पर बताया जाएगा, बिहार बोर्ड से रिलेटेड। इसलिए अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आइए इस चैप्टर के कुछ किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दोस्तों, सवाल कभी कभी पूछ देता है शहरीकरण का अर्थ स्पष्ट करें। शहरीकरण का अर्थ स्पष्ट करें, या शहरीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शहरीकरण का अर्थ किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण का मतलब किसी गांव का शहर, किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। ये आपका शहरीकरण का अर्थ हो गया। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी, कौन शताब्दी, 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पे थे। किस शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पे थे। ठीक है दोस्तों, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, 200 वर्ष। ये दोस्तों ये याद रख लेना है, 200 वर्ष पुराना। कितना, आधुनिक शहर का उदय का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 200 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत। एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, गांव से हुई है। अस्थायी सामाजिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो गांव से हुई है। कस्बा, कस्बा की परिभाषा थी, कस्बा का अर्थ स्पष्ट करें। कस्बा क्या है, कस्बा से आप क्या समझते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रामीण अंचल में, कहाँ पे, ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है। कस्बा जो है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है, जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। कस्बा से आप क्या समझते हैं, तो कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है, जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। दूसरा, गंज, गंज से आप क्या समझते हैं। गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है।
कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध थे। गंज के क्या चीज़ से संबंध है? गंज या कस्बा का संबंध किस चीज़ से है? तो कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादों से संबंध किसका है? कस्बा और गंज से। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। कौन? कस्बा और गंज। इन लोगों का काम क्या था? तो इन लोगों का काम यही था, कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पाद ये लोगों को कराते थे। महानगर किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, उसी को महानगर कहते हैं। महानगर का तात्पर्य क्या है? महानगर का अभिप्राय क्या है? महानगर से आप क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, उसी को हम कहते हैं महानगर। टेनेमेंटस। टेनेमेंटस क्या है? तो टेनेमेंटस जो है, काम चलाऊं, अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले, बेहिसाब जिसका कोई हिसाब नहीं हो, बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान है। अपार्टमेंट मकान कौन है? द टेनमेंट्स। जहाँ ये ऐसे मकान है बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते हैं। बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे। क्या? टेनमेंट्स। ये टेनमेंट्स जो है अपार्टमेंट मकान है, ये काम चलाऊँ है ना, जो बेहिसाब भीड़ वाले जगह होता था। डेविड थॉमसन के अनुसार इस औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव आया। जो 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। कितने अपराधी? 20,000। 1800 दशक की बात करें, 1870 की, तो लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। हेनरी मेह्यू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। किसके अनुसार? हेनरी मेह्यू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। इसके अलावा 1861 की जनगणना में घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी प्रदान की, जिनमें महिलाओं की संख्या क्या थी? अधिक थी। 1861 की जनगणना ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी प्रदान की, जिनमें महिलाओं की संख्या क्या थी? अधिक थी। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद, तब फैक्ट्री कानून कब लागू हुआ? 1902। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। 1902 और 1870 ये प्रमुख है। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह रेल लाइन लंदन की, कहाँ की? लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच की गई। पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच की गई, जो कि 10 जनवरी 1863 को किया गया। पहले दिन ही यात्रियों की संख्या कितनी थी? 10,000 तक थी। पहले दिन 10,000। बात करते हैं नेक्स्ट 1880 की बात करते हैं। तो
तो उस समय भूमिगत रेल का जो नेटवर्क का जो विस्तार था बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्री करते थे। एक साल की आंकड़ा निकाले तो 4 करोड़ लोग उस भूमिगत रेल से यात्रा करते थे। चार्ल्स डिकेन ने 1848 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए। किसके कारण? भूमिगत रेल का जो निर्माण हुआ उसी के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई और लंदन के गरीबों की बड़ी संख्या में उजाड़ा गया। इन अड़चनों के बावजूद भी ये जो अड़चन उत्पन्न हो रहा है, मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी गई, इन सभी अड़चनों के बाद भूमिगत रेल जो थी वो सफल हुई। व्यक्तिवाद क्या है? तो वह सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसके द्वारा समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समुदाय अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिवाद। बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर का पूछ चुका है। घेटो का अर्थ क्या है? तो घेटो का समानार्थक अर्थ यही है कि यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। घेटो शब्द का जो प्रयोग किया जाता था यहूदियों, कहाँ पे? यूरोपीय शहरों में यहूदियों की जो बस्ती थी मध्य यूरोप में, उन्हीं के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के संदर्भ में यह एक विशिष्ट धर्म, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है, मतलब सूचित करता है। अगर आज की बात करें तो ये घेटो जो शब्द है धर्म, जाति या कह सकते हैं समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, पहला तो आप इसके बारे में लिखिएगा, तो लिखिएगा घेटो का अर्थ मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों को बस्ती के लिए किया जाता था। और आज की बात करें तो यह एक विशिष्ट धर्म और जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। लेसेस फेयर का सिद्धांत क्या है? लेसेस फेयर का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा आर्थिक उन्मुक्तवाद था। लेसेस फेयर का जो सिद्धांत था वो आर्थिक उन्मुक्तवाद था, जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों की पूरी स्वतंत्रता थी। सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं था, परंतु पूंजीपतियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। इसका मतलब ये निकलता है जब पूंजीपतियों की स्वतंत्रता थी तो उस समय श्रमिक और मध्यम वर्ग का शोषण होता ही होगा। यही है आपका लेसेस फेयर का सिद्धांत, जो कि क्या था? आर्थिक उन्मुक्तवाद था। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वित्तीय राजधानी थी। ये सवाल याद रख लीजिएगा। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वित्तीय राजधानी थी। लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर है। लंदन की तरह ही बम्बई भी क्या है? घनी आबादी वाला शहर है। 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था। 1872 की बात करें तो लंदन में प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। एक नज़र डालते हैं पटना पे। बिहार का सबसे बड़ा नगर है
महानगर है पटना। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था। कौन? पटना, जिसकी तुलना विश्व के समकालीन पर सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती थी। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। गुलघर का कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। कौन? पाटलिपुत्र। और मौर्य शासनकाल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। मौर्य शासनकाल के कंधार से कर्नाटक तक, कहाँ से? कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, पाटलिपुत्र नगर में ही स्थित थी। पटना का इतिहास भी बहुत साल पुराना है। इस नगर की जनसंख्या की बात करें तो उस समय लगभग 4 लाख थी। कितना? 4 लाख। 1541 ईस्वी के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया गया था, क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व का उसे आभास था। तो एक दुर्ग कब बनवाया गया था? 1541 ईस्वी में। इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है, फिर भी बता देते हैं, आपका चैप्टर से रिलेटेड है। 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया। 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया। एक और चीज़, अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। पटना जो था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, अकबर के शासनकाल में यह एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था। पटना से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आपको याद रखना है। 1866 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु 1866 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना में हुआ था, जिसके कारण ये पटना का जो महत्व है और अधिक हो गया। और इन्हीं के कारण, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कारण ही पटना एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी जाना जाता है। 18वीं सदी की बात करें तो मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसका नाम रखा अजीमाबाद। तो अजीमाबाद किसने नाम रखा? अजीमुशान ने। मुगल काल का शासक था जिसने पटना का नाम जो अजीमाबाद रखा। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य रूप दिया गया और 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसकी राजधानी पटना बनी। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो ये 1912 बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार और उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से अलग कब किया गया? 1912 में। तो ये रहा दोस्तों इकाई 6 का किताब के अंदर से और चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया है, वस्तुनिष्ठ दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।